Hello aspirants, welcome back to my channel. So now we are going to study about definition of state, which is the part of fundamental rights in article 12. So जो कि आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ओके, तो ये जो स्टेट की डेफिनेशन है ये बहुत कुछ कह जाती है. जैसे कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में स्टेट है आ रखे हैं, तो उन सब में स्टेट है क्या, किसको डिफाइन किया गया, कौन सी गवर्नमेंट को हम स्टेट कहेंगे, तो वो हम इस वीडियो में समझेंगे बहुत अच्छे से और कुछ केसेस को भी आपस में रिलेट करेंगे. ओके, सो जैसे कि हमारे पास आता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट होती है ये सारी किस में आती है, स्टेट में. ओके, इट हैज़ बीन used in different provisions concerning the fundamental rights, article 12. So ये article 12 में डिफाइन कर रखा है पार्ट 3 में. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो स्टेट्स को मतलब हमने स्टेट्स में क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रखी है ये हम अभी देखेंगे. सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो जितने भी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट हमारी इंडिया की, वो हमारी किसके अंडर आती है, स्टेट की अंडर आती है. एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी हमारे स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में आएगा. सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, दैट इज एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो हमारी लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट आती है, तो वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है एक्सिक्यूटिव. तो एक्सिक्यूटिव में हमारी कौन सी गवर्नमेंट आती है, जैसे कि हमारे क्या हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, तो ये सब हमारे किस में आएंगे, एक्सिक्यूटिव में आएंगे. ठीक है, और जैसे कि हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या आ जाते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं कौन, लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर में हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट आती है, जो इलेक्शन के द्वारा चुनी जाती है. ओके, जैसे कि हमारे पास कौन हो जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा. बेशक राज्यसभा का मतलब इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट फिर भी ये किस में आते हैं, लेजिस्लेशन में. और साथ में हमारे पास कौन कौन सी गवर्नमेंट आती है, विधानसभा और विधान परिषद. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो हमें क्या कहता है, ऑल लोकल अथॉरिटीज़, डेट इज़ म्यूनसिपैलिटीज़, जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं और इंप्रूवमेंट्स ट्रस्ट जितने भी है वो सब किस में आते हैं, हमारे स्टेट के अंदर आते हैं. ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं. और फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं, ऑल अदर अथॉरिटीज़. यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ऑल अदर अथॉरिटीज़, सो इससे हमारा क्या रिलेशन है, इसमें आती है स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल, ये सारी के सारे. ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट केस क्या आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस. ठीक है, तो जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास शांताबाई केस था, तो इसमें मैं ये डिफाइन किया गया क्या ये स्टेट के अंडर में आता है या फिर नहीं आता है. ओके, बट ये यूनिवर्सिटी स्टेट के अंडर में तो आते ही नहीं है, और मतलब इसको स्टेट के अंडर में क्यों गिनाया था, जबकि ये तो एक सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है. तो इस केस को हम अच्छे से रिलेट करेंगे. तो इस केस में हुआ क्या था, पहला केस आया था हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का. तो इस केस में क्या हुआ था, एक लड़की थी शांताबाई. तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एक कॉलेज था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलेटेड था, MG मेमोरियल कॉलेज. तो इस कॉलेज में इस छात्रा का जो था BA का सेकंड ईयर चल रहा था. तो इस टाइम पे वहाँ पे स्पेशली एक नोट लगाया गया था कि गर्ल्स स्टूडेंट को बिना सिंडिकेट के, बिना परमिशन के, जो विश्वविद्यालय के जो प्रबंधन होता है उसकी परमिशन के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी. तो इसमें इसको एंट्री नहीं दी गई. तो इस हिसाब से ये अपना सुप्रीम कोर्ट चली गई. किस आर्टिकल के तहत, तो उस आर्टिकल में 15(1) के तहत कि इसके साथ क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. तो इस वजह से ये कहाँ चली गई थी, ये चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में. सो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, इस हिसाब से तो आपका जो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है स्टेट के अंडर में नहीं आता है, तो फिर मैं आपका जो है फंडामेंटल राइट इस हिसाब से वॉलेट नहीं हो रहा है, तो आपका हम केस नहीं सुनेंगे. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये स्टेट के अंडर में नहीं आता है. तो इस केस में ये था. सो इस केस को क्या घोषित कर दिया गया, एडजेसेंट जेंडिस. तो अब आप कहोगे एडजेसेंट जेंडिस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास पहली चीज़ आ गई है. फॉर एग्जांपल जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते हो तो आप देखते हो उसके अंदर, मान लो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए तुम कह सकते हो यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे एलिफेंट है, और यहाँ पे तुम कह सकते हो क्या कि और लोयन है, और आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर. सो पहले ऑप्शन में आपके पास दे रखा है ट्री, सेकंड में आपके पास दे रखा है फिश, फोर्थ में आपके पास क्या दे रखा है, बर्ड, और फिफ्थ सॉरी फोर्थ में फिर आपके पास क्या दे रखा है इन्होंने, कैट. सो आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में क्या भरोगे, आप यहाँ भरोगे कैट, क्योंकि ये सारे सारे जितने भी है तीनों के तीनों ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, आपको एनिमल से रिलेट करके दे रखा है. सो फोर्थ नंबर पे भी क्या आएगा, एनिमल से रिलेट करके आएगा. तो यही होता है एडजेसेंट जेंडर्स. मतलब कि यदि आपके पास चार पॉइंट है, मैंने अभी आपको चार पॉइंट समझाया. तो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताई थी सारी सारी जितनी भी गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स. ठीक है, और जो सेकंड पार्ट था हमारे उसके अंदर मैंने आपको क्या समझाया था, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ओके, एंड वो थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो जाती है, पंचायत जाती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो जाते हैं. और सबसे हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन आया था, ऑल अदर अथॉरिटीज़. इसका मतलब हम क्या समझते हैं, ऑल अदर अथॉरिटीज़. ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पास स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि LIC केस हो गया, सेल, सॉरी LIC केस नहीं, LIC कंपनी, ONGC. तो ये सभी किसके अंदर आती है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है. अभी हमारे पास मतलब हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि यही आती है.
अभी कुछ और भी आ सकती है, क्या पता आगे कुछ ऐसे केस आ जाए कि जिसको कि जो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम जज है जो, वो डिफाइन कर दे स्टेट को। सो ये केसेस जिस हिसाब से आते हैं तो उस हिसाब से हमें डेफिनेशन मिलती है स्टेट की, कौन स्टेट के अंडर में आता है और कौन स्टेट के अंडर में नहीं आता है। सो ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगी हमारे जुडिशरी। ओके, सो ये अभी हमने क्या देखा था, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, इसके अंदर 7-8 केस देखने को मिलते थे। और जो मैंने आपको केस बताया था ये कब आया था, 1953 में, और उसका फैसला कब सुना गया था, 1954 में। सो हम देखते हैं अपना आर्टिकल 13। सो ये आर्टिकल 13 क्या कहता है कि डिक्लेयर करता है कि डेट ऑल लॉ डेट आर इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स। सो इस लाइन का क्या मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा कानून पास कर दिया जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट के लिए इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन है, तो उसको उस कानून को उस लोग क्या कर दिया जाएगा, वॉइड। ठीक है, मतलब नष्ट कर दिया जाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि, और ये जो है जुडिशियल रिव्यू को क्या प्रोवाइड करता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, और ये पावर किस में दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल 32 में आता है, और हाई कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल 226 में है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास जो है आर्टिकल 13 जो है टर्म जो होता है लॉ का, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो परमानेंट लॉ जो बनाया जाता है वो किसकी किसकी सहमति से बनाया जाता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। और हाँ, अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे कि वो एक लॉ बना के अपने स्टेट में लागू करे तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोनों की सहमति चाहिए होगी, पार्लियामेंट की भी और स्टेट लेजिस्लेचर की भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेम्पोररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स। तो जो टेम्पोररी लॉ जो बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी लॉ। ओके, सी पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, स्टैचुटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब स्टैचुटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे रूल और ऐसे कानून जो किसके द्वारा बनाए जाते हो, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, और लागू किसके द्वारा किए जाते हो, एक्सिक्यूटिव के द्वारा किए जाते हो। जैसे कि, और साथ में जैसे कि लेजिस्लेशन ने इसके ऊपर कानून बना दिया संसद ने। ठीक है, तो संसद में कितने पार्ट्स होते हैं, 2, एक लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ने क्या बना दिया, कानून बना दिया। तो जैसे उन्होंने कानून बनाया तो उसके पास किसके पास जाएगा, उसके बाद एक्सिक्यूटिव के पास जाएगा। तो उसके ऊपर एक्सिक्यूटिव कुछ ऑर्डर्स, कुछ लॉ लगाती है, कुछ रूल लगाती है, रेगुलेशन लगाती है। ठीक है, और उसके बाद जाके इस कानून को लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। ऐसा कोई कानून जो कि हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया ही नहीं गया, जैसे कि रीति रिवाज और बहुत सारे जो फेस्टिवल वेस्टिवल होते हैं, तो मतलब उसके अंदर जो बहुत अंधविश्वासी भी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसी कोई परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही हो, जिसको लोग आज भी मानते हैं एक रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई गई है, तो इसको हम नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कस्टम यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अगर इस लॉ में कुछ ना कुछ असमानता दिखाई देती है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट क्या होता है, वॉयलेट होता है। उसके बाद जो आर्टिकल 13 में क्या डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इज़ नॉट अ लॉ, वो एक लॉ नहीं है, हैंस कैन नॉट बी चैलेंज, तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ एवर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था केशवानंदा भारती केस 1973 में, डेट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड। तो इस केस के चलते इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चैलेंज किया गया था, ग्राउंड लेवल पर, डेट इट वॉयलेट्स अ फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि इस केस में क्या बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और जिसके चलते हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस रूल को क्या कर दिया जाएगा, वॉइड। ठीक है, तो इस प्रकार से वॉइड कर दिया गया। अब हमारे पास क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी। ये कौन से मतलब आर्टिकल में है, सबको ही पता होगा, 14 से लेके 18 तक। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है। सो इस आर्टिकल में क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये तो इसने जो एक लाइन है इसमें इसने बहुत बड़ी बात बोल दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। तो ये जो है ना इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, ये कहाँ से आया, यह है यूएसए से। ये वर्ड मतलब यूएसए से हमारी जो गवर्नमेंट ने, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक्वायर किया वहाँ से। और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये उन्होंने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश से। ठीक है, ब्रिटेन से लिया है, वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर कभी हुक्म चलाया करते थे। सो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि डेट द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जितने भी मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के साथ साथ जो मतलब हमारे अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो उनके ऊपर ये रूल लागू होता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ से पहले सभी क्या बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं, दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरनर्स। ये हमारे सिटीजन्स के साथ साथ किसके ऊपर लागू कर दिया जाता है, फॉरनर्स के ऊपर भी लागू किया जाता है। द वर्ड पर्सन्स इंक्लूड लीगल पर्सन्स। ठीक है, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। तो ये जितने भी जो रूल हैं, जितने भी लॉ है, ये सबके ऊपर लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अगर लीगल पर्सन होगा तो उसके साथ तो मतलब उसको तो जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो तो अलग केस बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने स्पेशल रखा लीगल पर्सन। तो हम जो है आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि मतलब जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश है, तो इसमें ब्रिटिश में क्या क्या रूल इसके अकॉर्डिंग है, और अमेरिका से जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो इसके अंदर उसके तहत में मतलब उसके अंदर क्या क्या लॉ आते हैं, एंड जितना भी ये है इसके बाद प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सर्टन आर्टिकल 15, 16। सो हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। सो बने रहना, मिलते हैं अगली वीडियो में।